दोस्तों आज की ऑल इन वन वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉ, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग और कन्विंसिंग, जो हमारा 5th सेमेस्टर का 5th ही सब्जेक्ट है, के वेरी शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वसीयत का कोडसील क्या है, या फिर केवल एग्जाम में ये भी आ सकता है कोडसील, CODSIL, कोडसील ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कोडसील एक कानूनी दस्तावेज है जो आपकी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के पूरक के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स कि जब आपके नाम पर कोई वसीयत आती है आपके पूर्वजों की, तो उस वसीयत का जो आधार होता है या वसीयत जिस डॉक्यूमेंट पे होती है उसी को कहते हैं कोडसील। इसमें आप अपने संपूर्ण मूल वसीयत दस्तावेज को दोबारा लिखे बिना अपनी वसीयत में बदलाव भी कर सकते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर से पहले, मतलब कि जब कंप्यूटर की दुनिया नहीं थी, तो उससे पहले के दिनों में कोडसील अधिक लोकप्रिय थे। अपनी वसीयत को दोबारा बनाने का मतलब पूरे दस्तावेज को हाथ से दोबारा लिखना होता है, क्योंकि जो वसीयत होती है वो हाथ द्वारा ही लिखी होती थी पहले। अब जिसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन कोडसील इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको केवल उन हिस्सों को फिर से लिखना होगा जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। मतलब जिसमें अमेंडमेंट होगा जिस लाइन में, केवल उसी को दोबारा लिख सकते हैं। चूंकि ऑफलाइन टूल का उपयोग करके अपनी वसीयत को अपडेट करना अब आसान हो गया है, तो कोडसील का जो काम है अब वो आम काम है, मतलब कि नॉर्मली हो जाता है। हालांकि अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर वे अभी भी आपकी वसीयत में छोटे छोटे अपडेट करने का एक उपयोगी तरीका हो सकता है। तो क्या सीखे इससे कि कोडसील क्या होता है? भैया, वसीयतनामा जो होता है, ठीक है, जिस आधार पर वसीयत लिखी जाती है, जो वसीयतनामा होता है, उसी को हम कोडसील कहते हैं। अब कोडसील किस में काम आता है? कोडसील आता है कि जब एक कोई वसीयत आपके दादाजी बना करके चले गए, ठीक है, तो अब उस वसीयत को दोबारा रिन्यू करना है या फिर उसमें कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए कोडसील जो है इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है फौजदारी, मतलब सेकंड जो है फौजदारी की वह प्रक्रिया है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर फौजदारी, तो फौजदारी वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऋणदाता उन आधारकर्ताओं से संपत्ति का कब्जा लेने के लिए करते हैं जो अपने बंधक का भुगतान नहीं कर सकते हैं। एक बार घर पर कब्जा हो जाने पर ऋणदाता ऋण की राशि वसूल करने के लिए संपत्ति को बेच सकता है। इसको बोलते हैं फौजदारी की प्रक्रिया। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है कि जब आप अपने बंधक पर भुगतान करना बंद कर देते हैं, तो फौजदारी आपके घर पर कब्जा करने का बैंक का कानूनी तरीका है। फौजदारी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, खासकर उन राज्यों में जो न्यायिक फौजदारी कार्यवाही का पालन करते हैं। फौजदारी महंगी और तनावपूर्ण है, और यह आपके क्रेडिट और भविष्य में अन्य वित्त पोषण सुरक्षित करने की आपकी क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, अब फौजदारी है क्या, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं कि फौजदारी वह प्रक्रिया है कि जब आप किसी से ऋण लेते हैं। सपोज करो कि आपने कर्ज ले लिया और अपने घर के ऊपर कर्ज ले लिया। अब कर्ज लेने के बाद में दोस्तों आप वो एक गारंटी लेते हैं किसी चीज की, तो आपने घर के अपने दस्तावेज वहां पर रख दिए। तो अब आप किसी भी कारण से कर्ज अगर नहीं चुका पाए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह होगा कि वो लोग फौजदारी की प्रक्रिया करके, मतलब कि ये आपके खिलाफ एक क्रिमिनल वो बन जाएगा, कि वाद बन जाएगा कि भैया आपने फौजदारी का वो किया है। अब वो फौजदारी के तरीके से, ठीक है, तो आपसे क्या करते हैं, जो भी आपने गारंटी के तौर पर आपका प्लॉट हो, घर हो, जमीन हो, कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो उसको हथिया लेंगे। हथिया लेने का मतलब उस पर कब्जा कर लेंगे ताकि वो अपने ऋण की वसूली कर सके। अब ये किस काम में आती है? ये आती है बंधक के काम में। बंधक का मतलब गिरवी रखना होता है ना, उसी से जुड़ा होता है। तो बंधक का मतलब ये है कि आपने अपनी किसी चीज को किसी को बंधक कर दिया, भैया ये हमारा सामान है, ठीक है, आप इसको रख लीजिए, और जब तक हमारा जो हमने आपसे ऋण लिया है, जब तक आपका ऋण नहीं चुका देंगे तो आप इसको अपने पास में रखिए। अब आप ऋण नहीं चुका पाए और एक बहुत लंबा समय का अंतराल हो गया, तो आप उसके पास में जो आपकी बंधक चीज थी उस पर वो क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत करेगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार आपने ही दिया है। इसको फौजदारी प्रक्रिया बोलते हैं।
अब बंधक जो है वो काम कैसे करता है? देखिए, जब आप महंगी संपत्ति जैसे कि घर खरीदते हैं तो आप कीमत का एक छोटा प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। आमतौर पर कीमत का 3 से 20% तक डाउन पेमेंट के साथ और बाकी पैसे उधार ले सकते हैं के साथ भविष्य के वर्षों में चुकाया जाएगा। अब एक प्रक्रिया पहले बताई थी, अब ये जो बंधक है वो कैसे काम करता है? सपोज करो कि आपने, ठीक है, एक ट्रैक्टर निकाला लोन पर। अब ट्रैक्टर निकालने के बाद में आपने डाउन पेमेंट कर दी 10%, मतलब कि 5 लाख का ट्रैक्टर है तो आपने 50,000 डाउन पेमेंट करके बोल दिया कि हम इंस्टॉलमेंट में या फिर 6 महीने की इंस्टॉलमेंट हो, महीने की हो, कैसे हम उसको चुका देंगे। अब आप जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो किस्त बोलते हैं, उनको आप नहीं चुका पाए तो क्या करेंगे? वो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया कर देंगे और जो आपकी गारंटी होगी या फिर जो आपने उन्होंने दिया है, मतलब कि जो ट्रैक्टर आपको दिया है, उस ट्रैक्टर को वो कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, ये कानूनी की तरह प्रक्रिया होगी तो उसको बोलेंगे फौजदारी की प्रक्रिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रतिनिधि सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब प्रतिनिधि सूट की अवधारणा एक प्रतिनिधि मुकदमे की अवधारणा है। जैसा कि सीपीसी के आदेश नियम 8 में कहा गया है, अन्य व्यक्तियों की ओर से एक ही मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है जो मुकदमे के विषय में रुचि रखते हैं और इसलिए इसे सुविधा के नियम के रूप में वर्णित किया गया है। एकाधिक कार्यवाहियों से बचने के लिए स्थापित इसको किया गया है। इसके अलावा जब प्रतिनिधि मुकदमे को समझने की बात आती है तो सबसे आम सवाल यह है कि क्या ऐसी कार्रवाई में दर्ज की गई डिक्री बाध्यकारी है, और दूसरा, क्या दर्ज की गई डिक्री पर अपील नोटिस के गैर प्रकाशन के कारण अक्षम मानी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें यह समझेंगे कि प्रतिनिधि सूट क्या है। प्रतिनिधि सूट ये है दोस्तों कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसने आपके साथ में कुछ कर दिया। अब क्या हुआ कि जो आपके साथ में उसने कर दिया तो अब आपने उसके पास में केस कर दिया ऊपर। अब केस उसके ऊपर कर दिया और वो गया मर। अब वो गया मर तो उसकी जगह पर उसका एक प्रतिनिधि आ गया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री अगर काम से बाहर चला जाए तो उसकी जगह पर कौन काम करता है, उसका कार्यभार संभालता है? उप प्रधानमंत्री। इसी तरह से यहां पर होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके जाने के बाद में उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो जो जिम्मेदारी लेगा वही होगा प्रतिनिधि। अब आपने केस किया था पहले व्यक्ति पर, उसके प्रतिनिधि पर नहीं, लेकिन अब उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? उसको उसका प्रतिनिधि करेगा। तो आप यहां पर उस पहले तो जिसके ऊपर जो मेन व्यक्ति था उसके ऊपर आपने केस किया, जो भी मामला हो आपका, तो आप एक ही केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मर गया तो उसके प्रतिनिधि पर भी केस कर दे, नहीं, अब पहले वाले केस है उसी को चलाएंगे। यहां पर यह बात कही गई है। आगे इसमें है कि सबसे पहले यह समझा जाना चाहिए कि रेस जुडिकाटा को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई मुद्दा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और यह पहले से ही एक पक्ष के बीच और उसी के साथ किसी अन्य अदालत द्वारा तय किया जा चुका है। मतलब कि सबसे रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप किसी के खिलाफ में एक केस करते हैं, ठीक है, कि भाई एक केस कर दिया, तो अब उसके खिलाफ वही केस आप दोबारा दायर नहीं कर सकते। ये रेस जुडिकाटा जो सिद्धांत है, ये एक बचाव का है कि किसी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक बार ही सजा दे सकते हैं। मतलब एक बार उसने जो भी किया है तो उसके बाद एक ही बार उसके ऊपर केस किया जा सके, ताकि दोबारा नहीं, चाहे वो हो या फिर उसका कोई प्रतिनिधि हो। अब इसमें कार्यवाही का कारण कि अदालत ऐसे मामलों को खारिज कर देगी। सरल शब्दों में इसमें कहा गया है कि एक सक्षम अदालत द्वारा किसी मुद्दे पर फैसला सुनाए जाने के बाद कोई भी पक्ष बाद के समय में इसे फिर से नहीं खोल सकता है। और क्योंकि संहिता का आदेश नियम 8 उपनियम 6 में कहा गया है कि डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी है जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है। यह स्पष्ट है
कि संहिता की धारा 11 प्रतिनिधि मुकदमों पर भी लागू होती है और उन लोगों पर भी लागू होती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले में शामिल हैं, यदि नोटिस निर्धारित है। इसके अलावा यहाँ यह ध्यान देना रखना महत्वपूर्ण है कि जहां एक प्रतिनिधि मुकदमा संहिता की धारा 92 के तहत लगाया जाता है तो और ऐसे मुकदमों में एक डिक्री दर्ज की जाती है तो कानून यह मानता है कि प्रतिनिधि में वादी के समान हित रखने वाले सभी व्यक्ति मुकदमे और उस वादी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, उनके पूर्व न्याय के सिद्धांत के अनुसार पूर्व मुकदमे में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दों पर पुनर्विचार करने से उसको रोका जाएगा। अभी पहले हम बात कर रहे थे ना कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका आपसे आप है यहाँ पर और आपका इससे झगड़ा चल रहा था, ये मर गया, अब इसका प्रतिनिधि आ गया, ठीक है, एक ए करके ये प्रतिनिधि आ गया इसका, तो अब जो मुकदमा इस पे कर रहे थे आप इस पर मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उसी के दायित्वों को निभा रहा है। अब कानून ने क्या किया कि इसके खिलाफ में कोई भी खिलाफ में नहीं, इसके पक्ष में कि वो मर गया, चलो जो भी प्रक्रिया है उसको कोई भी एक डिक्री पारित की गई, तो वो डिक्री पारित है वो इसके केस में जो अब ये उसका आगे केस संभाल रहा है तो यहाँ पर भी मुआयन होगी। और अगर ये कहेगा कि नहीं भी वो मर गया, अच्छा अब ये आ रहा है उसके साथ में, क्या उसकी जगह पर लड़ने के लिए ये आ रहा है तो हम इसको भी देख लेंगे, इसके खिलाफ केस कर देंगे, तो अगर आप ऐसा करने के लिए जाते हैं तो अदालत आपको रोक देगी कि आप इस प्रक्रिया में इस तरह से नहीं कार्य कर सकते। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि छूट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रत्युत्तरवादी। प्रत्युत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर प्रतिवादी का उत्तर है, मतलब कि प्रत्युत्तरवादी मतलब क्या है? प्रत्युत्तरवादी का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप किसी एक वादी के ऊपर केस करते हैं तो वादी जब एक प्रतिवादी के ऊपर केस करता है तो वादी ने कहा कि इसने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं। पहले यहां पे देख लो कि ये तो है वादी, यह है प्रतिवादी, ठीक है, इस तरह से समझना, ये प्रतिवादी है, ये वादी ने केस किया प्रतिवादी के ऊपर कि इसने 1 लाख रुपए इसके छीन लिए, ठीक है। कोर्ट में गया केस, अदालत बैठ गई, यहां पर अदालत ने इसको पक्ष को बुलाया, अब अदालत के सामने इसने प्रस्तुत कर दिया कि सर इसने प्रतिवादी ने 1 लाख रुपए मेरा छीन लिया, तो अब अदालत कहेगी हाँ प्रतिवादी से, हाँ बताओ तुम अपना अब बयान करो, तुम अपनी बात रखो अब आगे। अब ये कहेगा नहीं सरकार ये सब झूठ है, मैंने उससे कोई पैसा नहीं छीना है, मेरा 1 लाख रुपया था, मैंने उससे कई बार मांगा, उसने मना कर दिया, और वो मैंने उससे कहा था कि मेरे पैसे दे दो लेकिन अच्छा नहीं होगा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, इसी बात से के ऊपर आकर के उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो अब जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी ये जो इसका उत्तर दे रहा है, किसका प्रतिवादी किसका उत्तर दे रहा है? वादी की बातों का उत्तर दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रत्युत्तरवादी। इसमें वादी के उत्तर का उत्तर देने का प्रतिवादी का अधिकार रेगलेमेंट ऑफ डे रिचर्ड सोविंग आरवी के अनुच्छेद 142 में विनियमित है। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी वादी के उत्तर में तर्कों को अस्वीकार या उचित ठहरा सकता है। हालांकि यदि प्रतिवादी वादी के उत्तर में तर्क से कोई इनकार नहीं करता है तो माना जाता है कि प्रतिवादी ने तर्क को उचित ठहराया है। प्रतिवादी पिछले तर्क को मजबूत करने के लिए प्रत्युत्तर में नए तर्क भी रख सकता है। कहने का मतलब है कि जो भी इल्जामात उसके ऊपर लगाए हैं, वादी ने प्रतिवादी के ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं वो उसका जो भी उससे बन सकता है वो जवाब दे सकता है। अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है कि इसने गलत कहा या फिर ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाता है कि उसने कोई भी यहाँ पर मतलब कि उसने स्वीकार कर लिया कि जो वादी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो सही है। अब ऐसा नहीं है, वो उसमें कोई नई बात को भी ऐड कर सकता है, ये भी कहा गया है प्रत्युत्तर में। वादी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि 1 लाख रुपए इसने छीन लिए, तो आप अपनी बात से जो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके सच्ची घटना है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सर ऐसा तो हुआ ही नहीं है, हुआ तो ये था कि इसने मुझसे 1 लाख रुपए कर्जे लिया था, मैं उससे मांग रहा था बार बार, उसने नहीं दिए और नहीं देने के पड़े, इस वजह से उसने क्या कर दिया, सीधा मेरे ऊपर केस कर दिया। अब इसमें लागू कानून के अनुसार प्रत्युत्तर मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि वास्तविक व्यवहार में प्रत्युत्तर हमेशा लिखित रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि ये जो प्रत्युत्तर है ये
लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। हालांकि जो भी मेन मतलब कि लिखित में हो या मौखिक हो, वो सभी के सभी ही लिखित में चले जाते हैं, क्योंकि जब मौखिक होता है अदालत में मौखिक रूप से करते तो अदालत में वो नोट डाउन हो जाता है, नहीं तो आप पहले से ही लिख करके अपने वकील के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रीति दावा, प्रीति दावा बोलते हैं काउंटर क्लेम को। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा था ऊपर ये वाला, ठीक है, ये क्या था, ये तो था प्रति उत्तर, प्रतिवादी का रिप्लाई। अब यहां पर इससे ही क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे हम काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या है, देखिए नियम 6A से 6G प्रति दावा से संबंधित है। यह वादी के खिलाफ एक मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा है। ध्यान रखना, अभी देखो पहले क्वेश्चन से जोड़ करके चलते। पहले क्वेश्चन में यह था कि वादी ने प्रतिवादी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि इसने मेरे 1 लाख रुपए छीन लिए। अब यहां पर वादी ने अपनी बात रख, लेकिन अब वादी उसके ऊपर केस कर रहा है जाकर के कि इस पर मेरे 2 लाख रुपए हैं और वो 2 लाख रुपए मेरे नहीं दे रहा है, सर मेरे 2 लाख रुपए दिलवाइए। तो ये क्या हो गया, उसका प्रति दावा हो गया, काउंटर क्लेम हो गया कि उसने तो 1 लाख रुपए के लिए कहा कि मेरे 1 लाख रुपए छीन लिए, अब प्रतिवादी ने कर दिया मेरे तो 2 लाख रुपए कर्जे के हैं, मेरे 2 लाख रुपए कर्जे दे, वो तो उसके ऊपर काउंटर क्लेम बोलेंगे इसको। यह वादी के दावे से स्वतंत्र और अलग करने योग्य दावा है, जिसे एक क्रॉस सेक्शन द्वारा लागू किया जा सकता है। प्रतिवादी को होने वाली कार्रवाई के संबंध में प्रति दावा मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव देने से पहले या अपने बचाव के लिए तय समय समाप्त होने से पहले इसको स्थापित किया जा सकता है। ऐसा दावा संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति दावे को एक वाद पत्र के रूप में माना जाएगा और वादी इसके उत्तर में एक लिखित बयान दाखिल कर सकता है। लिखित बयान दाखिल करने के बाद प्रति दावा दायर किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर एक बात कही गई कि अधिकार क्षेत्र से आर्थिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए जो निचले स्तर के जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी अगर दावा आप कर सकते हैं तो उसमें एक कोई भी अगर पैसे का उससे कोई लेन देन का कोई दावा कर सकते हैं तो उसमें उसकी एक समय सीमा होती है। क्या कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपसे किसी को पैसे लेने हैं, ठीक है, और वो मामला है केवल 10 लाख रुपए से कम तक का। अगर 10 लाख रुपए से कम तक का मामला है तो आप उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर उस मामले को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मामला बड़ा ज्यादा पैसों का है, ठीक है, तो जो नॉर्मल जो वो है कोर्ट्स हैं उसमें नहीं होगा, फिर उनके लिए जाना पड़ेगा तो मैं सेशन कोर्ट में, फिर वहां पे भी नहीं तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ये कहा गया है। दूसरी लाइन में ये कहा गया है कि ये प्रतिवादी का वाद पत्र माना जाएगा। जिस तरह से वादी ने पहला जो वाद पत्र दिया था, प्लेंट दिया था कि भाई इसने मेरे 1 लाख रुपए छीन लिए, इसी तरह से जब प्रतिवादी अगर ये कह रहा है कि इस पर मेरे 2 लाख रुपए कर्जे के, तो अब उसमें वो भी उसका वाद पत्र ही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसका वो है एग्जांपल है वो देख लेते हैं। श्रीमती शांति रानी दास बनाम दिनेश रॉय में यह माना गया कि प्रति दावा दायर करने का अधिकार कार्रवाई के कारण की प्राप्ति की तारीख से संदर्भित है। मतलब कि जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसी से वो जुड़ा हुआ होता है, आसपास होता है। यदि ऐसी कार्रवाई का कारण और मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में उत्पन्न हुआ था तो कार्रवाई का कारण मुकदमा दायर करने की तारीख तक जारी रहा और कार्रवाई का ऐसा कारण लिखित बयान दाखिल करने की तारीख या वादी दायर करने की विस्तारित तारीख तक जारी रहा। अब बयान तो ऐसा प्रति दावा लिखित बयान दाखिल करने के बाद भी दायर किया जा सकता है। मतलब प्रति दावा जो है वो जो आपके पहले मतलब कि जो पहले वादी था और यहां पर प्रतिवादी था, ठीक है। अब सपोज करो कि वादी ने इसके ऊपर प्रतिवादी के ऊपर केस किया है 1 तारीख को, ठीक है। अब इसके पास में वो बात पता चली 2 तारीख को कि उसने केस कर दिया है। अब प्रतिवादी ने इसके ऊपर केस कर दिया 3 तारीख को, ठीक है। तो अब इसने केस किया था इसके ऊपर तो ये इसमें इसका वाद था। अब इसने जो केस किया इसके ऊपर ये इसका वाद था, ठीक है। लेकिन पहले जब इसने केस किया तो इसका जवाब इसको देना पड़ेगा, जो क्या कहा जाएगा उसको कहेंगे प्रत्युत्तर। अब इसका जो वाद दायर किया है बाद में कि 2 लाख रुपए मेरे इस पे कर्जा है, तो अब ये उसका जवाब देगा,
समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि कार्रवाई का कारण, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो कार्रवाई का कारण, देखिए कार्रवाई का कारण शब्द उन तथ्यों या आरोपों के एक समूह को संदर्भित करता है। मतलब कि जो कार्रवाई का कारण है वो तथ्यों, मतलब कि जो आरोप किसी पर लगाए गए हैं उसके रिलेटेड क्या तथ्य थे उनको वो क्या करता है, संदर्भित करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अंडरलाइन करता है या फिर हाईलाइट करता है, जो मुकदमा दायर करने का आधार बनते हैं कि किन तथ्य के आधार पर आपने उसके ऊपर मुकदमा किया। इसलिए कार्रवाई का कारण अपने स्वभाव से ही एक सिविल मुकदमे के लिए आवश्यक है, क्योंकि कार्रवाई के कारण के बिना कोई सिविल मुकदमा उत्पन्न नहीं हो सकता। अब सवाल यह उठता है कि कार्रवाई का कारण वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए किसी के ऊपर जब कोई व्यक्ति जाकर के इल्जाम लगाता है तो उस इल्जाम ऐसे नहीं लगाए जाते, उस इल्जाम के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है। बात को समझना, कोई अगर आपके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, या तो वो आपसे दुश्मनी निकाल रहा है या फिर सच में आपने उसका बुरा किया है। तो वो जो कारण है ना, फैक्ट, वही कार्रवाई का कारण बनते हैं। फिर वो पुलिस के पास जाएंगे, आप पुलिस को बताएंगे कि सर ऐसा हुआ, उसने सर फोड़ दिया। पुलिस वाले कहेंगे अच्छा सर फोड़ दिया, क्या कारण था? सर कारण कुछ नहीं था, पहली दुश्मनी थी इसलिए उसने उसका सर फोड़ दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये बनते हैं कार्रवाई का कारण। अब कार्रवाई का कारण शब्द का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। ऐसा पहला उदाहरण आदेश नियम 8 में है, जहां स्पष्टीकरण में लिखा गया है कि मुकदमे में जिन पक्षों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उसके पास कार्रवाई का वही कारण होना जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति द्वारा वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक बात थोड़ी सी अलग हो गई है कि जो भी मुकदमा है, मुकदमे में जो जिन पक्षों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, मतलब कि जैसे वादी का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उनके पास कार्रवाई का वही कारण होगा जिसके जो मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया कि उसने उसका सर फोड़ दिया, ठीक है, तो अब उसमें यह देखा जाएगा कि भाई सर फोड़ दिया, क्यों फोड़ दिया, उसके पीछे का कारण क्या है। कारण तो उन्हें बता दिया, सर एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे आपस में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया था। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो उस पे क्या हुआ था, आपस में ऐसे थोड़ा बहुत कहन सुनन हो गई थी। अब उसी बात का बदला लेने के लिए उसने किया है। तो अब जो प्रतिवादी है या फिर जो पुलिस उस कारण को देखेगी, जब इंक्वायरी करेगी तो वो दोनों कारण को देखेगी कि भैया अभी जो घटना हुई है उसके पीछे कारण क्या है, और उस कारण का भी कोई अगर उससे जुड़ा हुआ कारण है तो इसलिए इसमें कहा गया है कि उनके पास कार्रवाई का वही कारण होना जरूरी नहीं है। आगे जिस व्यक्ति द्वारा वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, तो तथ्य यह है कि किसी मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण आवश्यक है। संहिता के आदेश नियम 2 में दर्शाया गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी मुकदमे को एक मुकदमे के रूप में स्थापित किया जाना है तो उसे कार्रवाई के कारण का उल्लेख करना होगा। कहने का मतलब यह, अगर कोई मुकदमा दायर किया गया है दोस्तों, तो उस मुकदमे का कारण भी, फैक्ट, तथ्य भी वहां पर रखना आवश्यक होगा। आदेश 7 नियम 1 इसकी पुष्टि करता है। इस प्रकार यह शुरू से देखा जा सकता है कि कार्रवाई का कारण कार्रवाई का कारण न केवल सिविल सूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि संक्षेप में यही कारण है कि सिविल सूट पहले स्थान पर मौजूद है। मुकदमे में किया गया कोई भी दावा कार्रवाई के कारण से होता है, और जैसा कि कोड के अनुपयुक्त भाग में कहा गया है कि किए गए दावे कार्रवाई के कारण के संबंध में होने चाहिए जहां से वे उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब है कोई भी सिविल मुकदमा अगर दर्ज होता है तो उसके पीछे का कोई कारण जरूर होता है। कि किसी ने अगर सिविल मुकदमा किया है तो उसके पीछे का कारण क्या है वो ये पूछते हैं, और फिर उसी को वो जांच की, इंक्वायरी की, और जो पुलिस देखती है उसी को आधार बनाती है, और उसी आधार पर जज साहब क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैकल्पिक दलील। वैकल्पिक दलील मतलब दलील का पूरा एक रूप है जो एक पक्ष को दो या दो से अधिक
दावों का आरोप लगाने की अनुमति देता है जो एक दूसरे के साथ असंगत है। वैकल्पिक दलील संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत प्रणाली के लिए मौलिक है। देखिए, इसको मेरी भाषा में सुन लीजिए। वैकल्पिक दलील क्या है? वैकल्पिक दलील यह है कि जब किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया तो जज साहब पूछेंगे आपसे बुला करके, समन आएगा आपके पास में, मतलब कि नोटिस आएगा कोर्ट से, आप जाएंगे कोर्ट में, आपसे पूछेंगे जज साहब, हाँ जी आपको पता है कि फलाने फलाने व्यक्ति ने और आपके खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज किया है, बताइए इसमें आप क्या कहेंगे? तो अब वो कह देंगे कि सर ये मैंने नहीं किया है या कुछ भी किया है, तो वो क्या हो गया? वही तो हो गया वैकल्पिक दलील। या फिर उसके ऊपर आप कोई बहाना बना सकते हैं, कोई बात रख सकते हैं, कोई आगे पीछे की बात ऐसी रख सकते हैं जिससे कि जिसने आपके ऊपर जो केस किया है उसकी बात को थोड़ा हल्का किया जा सके। कोई भी अपनी बात रख सकते हैं, तो उसको कहेंगे वैकल्पिक दलील। मुकदमे के दौरान खोज की साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया से पहले दलील दी जाती है। परिणाम स्वरूप वादी को ठीक से पता नहीं चल पाता कि साक्ष्य पुनर्प्राप्ति के किस सिद्धांत का सबसे अधिक समर्थन करता है, क्योंकि दलीलों में दोषों के परिणाम स्वरूप मुकदमा खारिज हो सकता है। ऐसे परिदृश्यों में वादी को कार्रवाई के व्यवहार्थ कारणों को खोने से रोकने के लिए वैकल्पिक दलीलें मौजूद हैं, जहां यह स्पष्ट नहीं है कि साक्ष्य की खोज से क्या पता चलेगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, एक कार दुर्घटना में वादी को पैरवी के कारण चरण के दौरान यह पता नहीं चल सकता है कि प्रतिवादी जानबूझकर या गलती से वादी में भाग गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वादी जिस चीज के हकदार हैं उसे पुनर्प्राप्त कर सकें, वैकल्पिक दलील उन्हें असंगत दावों की पैरवी करने की अनुमति देती है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर और लापरवाही से नहीं, मतलब कि बैटरी नहीं है ये, ठीक है, ये वैध है, वैध का अपकृत्य किया है और प्रतिवादी इस कंडीशन में लापरवाह था। देखिए, कंडीशन यह है कि एक कार दुर्घटना हुई, अब वादी जो है उसमें क्या हुआ, वादी के जो है उसमें सपोज करो कि एक हाथ कट गया। अब एक हाथ कट गया तो अब प्रतिवादी ने इसमें क्या किया, जानबूझ करके वो उसको वहां पर छोड़ करके भाग गया। मतलब कि ऐसे नहीं है कि उसका हाथ कट गया गलती से, प्रतिवादी ने उसे मारा, एक्सीडेंट किया, उसका हाथ कट गया और ये देख करके प्रतिवादी जान बचा करके वहां से भाग गया। तो अब कोर्ट में मुकदमा जाएगा, हाँ जी ये केस क्यों हुआ, इसका कारण है एक्सीडेंट। ध्यान रखना, कार्रवाई का कारण क्या है, एक्सीडेंट होना और प्रतिवादी को पकड़ना। लेकिन इसमें अब दलीलें ये चलेगी कि अब दलीलें ये चलेंगी, प्रतिवादी कहेगा सर ये मुझे देख करके, हालांकि चाहे मेरी गलती है, एक्सीडेंट हुआ, किसी की गलती है, लेकिन ये वहां से देख करके मुझे भाग गया, मुझे इसने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। अब प्रतिवादी कहेगा कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, नहीं हुआ, ये तो झूठ बोल रहा है। इस तरह की दलीलें चलती हैं, ठीक है। आगे है पता परिवर्तन शपथ पत्र। देखिए, जब आपका सपोज करो कि आपका कहीं घर है और आपकी नौकरी लग जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आप दिल्ली ईस्ट में रहते हैं और आपकी नौकरी लग गई वेस्ट में, तो अब ईस्ट को छोड़ करके आप वेस्ट में चले जाएंगे, जो ईस्ट का जो मकान है वहां से छोड़ करके आप वेस्ट में मकान ले लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि आप अपने रेजिडेंस को जो चेंज कर रहे हैं उसके लिए, आप अपने घर का जो पता चेंज कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है और आप अपना जो पता है वो चेंज करवा सकते हैं। कैसे होता है, देखिए ये होता है हलफनामे से। हलफनामा क्या है, हलफनामा एक दस्तावेज है जहां कोई व्यक्ति या कंपनी या फर्म तथ्यों की जानकारी बताने या पुष्टि करने के लिए शपथ पूर्वक बयान देता है। इसमें लिखी गई बातों को प्रमाण के रूप में काम करता है। यह एक कानूनी दस्तावेज के रूप में है जिसमें यह स्वीकार किया जाता गया है कि इसमें कही गई बातें सत्य और सही हैं। शपथ पत्र तो आपने देखा होगा, जब आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक शपथ पत्र लगता है, उसी को कहते हैं शपथ पत्र। अब उसमें क्या क्या चीजें लिखी होंगी,
जो भी आप मतलब कि जैसे भी आप जिस चीज के लिए शपथ पत्र बनवाना है वो, तो इसे किसी तथ्य की पुष्टि करने या तथ्य को सत्यापित करने के लिए संबंधित कार्यालय या सहकारी कार्यालय जैसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी अपना कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित मतलब कि बदलती है, तो कंपनी इसे अपडेट करने के लिए उस बैंक को पते में बदलाव या हलफनामा दे सकती है जहां कंपनी का खाता है। तो अब उससे बैंक से कह देगी सर देखो हमारी ब्रांच अभी यहाँ थी, अब हमारी ब्रांच वहां पहुंच गई है, तो आपके जो भी कार्य हों वहां से होंगे हमारे, ठीक है, इस तरह। या फिर आपका जैसे मकान है, ठीक है, यहाँ पर अब तुमने मकान ले लिया, जैसे सपोज करो किसी कॉलोनी में 1 नंबर गली में आपका मकान है और अब आपने 9 नंबर वाली गली में ले लिया है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, आप अपने आधार कार्ड में और सब जगह में चेंज करवाएंगे। वो 1 नंबर गली थी ना, उसको क्या करवाएंगे आप, जिस गली में 5 नंबर 6 नंबर जिस गली में आपने उसको क्या है उसको चेंज करवाएंगे। तो इसके लिए क्या लगेगा, एक शपथ पत्र देना पड़ता है, तब आपका चेंज होता है। समझ में आ गया। तो अब उस जो शपथ पत्र है उसका हम आपको वो दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे कि जो ये शपथ पत्र है इसे अदालतों में याचिका दायर करते समय या अदालतों में साक्ष्य देते समय भी दायर किया जा सकता है। इसके साथ एक हलफनामा संलग्न जिसमें कहा गया है कि इसमें उल्लेखित सभी बातें सत्य और सही हैं। ऐसे हलफनामे केवल अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब कि ये जो शपथ पत्र है वो अदालत में जब आपका कोई केस चलता है या फिर आपके ऊपर या आप जिसमें केस करते हैं, तो आप जो बात लिखते हैं ना अदालत को देते हैं, उसके साथ में एक शपथ पत्र लगाते हैं कि सर मैंने जो भी बात कही है ये मेरी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, इसमें मेन पॉइंट यहां पर यह कि पता परिवर्तन का शपथ पत्र। देखो, पता परिवर्तन का शपथ पत्र, जब कोई पता बदला जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति या अधिकारी को सूचित करना आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को एक शपथ पत्र बनवाकर सौंपा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति तब करता है जब उसका आवासीय स्थायी पता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है। जब किसी कंपनी का कार्यालय बदला जाता है तो एक शपथ पत्र बनाया जाता है। एक फर्म ऐसा तब कर सकती है जब उसका व्यवसाय स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित चेंज हो जाता है, या फिर किसी परिवार का एक घर दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये है दोस्तों परफॉर्मा किसका, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन यह है शपथ पत्र का एक मतलब कि हमने नमूना दिखाया आपको ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट के। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी बताए। तो जब आप उसको डीपली पढ़ेंगे ना तो तकरीबन कई क्वेश्चन तो वहीं से क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो उनमें मेंशन नहीं थे, जो वहां पर नहीं आ रहे, तो वो अलग से हमने यहां पर बता दिए हैं। बाकी जो हमारा जो गेसिंग पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस है, जो यहां पर अभी देखेंगे 8 ही क्वेश्चन है और वहां पर 10 क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर 2 क्वेश्चन नहीं किए। भैया वो जो 2 क्वेश्चन है वो जो लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो हमने डाली है ना इसी सब्जेक्ट की बना करके, वो उनमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जरूरी है कि सारी वीडियो को देखकर पेपर में जाए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कीप सपोर्टिंग अप, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।